Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Amar and I am going to start 1000 MCQ series for commerce subject, and in this video I will cover previous year's questions which have been asked in UGC NET exam, and I will explain each and every questions in detail so your all doubt will be clear. इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? तो ये होंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये हो जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जैसे इशू ऑफ बैंक लोन, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड पे कर रहे हैं, उसमें भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जांपल है। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जांपल है। तो जानते हैं पहले कि इसका फॉर्मेट क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। वो आइटम जिससे बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी कैश फ्लो हो रहा है, तो यह जाएंगे इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अगर हम ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं या डिवेंचर और बॉन्ड्स इशू करते हैं या हम बैंक से लोन लेते हैं जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो, इससे बिजनेस में पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होंगे, ये पॉजिटिव साइन होंगे। और कैश आउटफ्लो जिससे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, जैसे बायबैक ऑफ शेयर, जब कंपनी अपना खुद का शेयर परचेज करती है उस समय आउटफ्लो होंगे कैश के। और अगर जब डिविडेंड पे करेंगे उसमें होंगे, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे डेट का उसमें होंगे कैश आउटफ्लो। जब हम डेट पेमेंट करेंगे या फाइनेंसिंग लीज पेमेंट करेंगे, लीज का पेमेंट करेंगे या हम डिविडेंड टैक्स देंगे, उस समय बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा यानी कैश आउटफ्लो होंगे, तो ये नेगेटिव साइन होंगे। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी इन विच लॉन्ग टर्म एसेट्स आर परचेज एंड सेल, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं या इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं, ये सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होती हैं ऑनर्स के, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ईच बिजनेस इंटरप्राइज इज कंसीडर्ड अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बिल्कुल सही है। और इसको सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का ये कि इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे बिकॉज यूज करेंगे। अगर इससे करेंगे तो अगर हम देखेंगे कि ये दूसरे कॉमन है, ठीक है, तब हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जिसको हम सेपरेट एंटिटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है, ये कहता है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन ये दोनों को अलग अलग रखेंगे, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम मिक्स करेंगे तो उसका जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो सही नहीं रहेगा, वो ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देगा अकाउंटिंग का। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई किस पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करता है? तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी, ये मौद्रिक नीति। और जान लेते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का यानी मौद्रिक नीति का क्या ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट फेवरेबल पोजीशंस बिकॉज ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कहता है कि अगर हम हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा तो हमारा फेवरेबल पोजीशन होगा बिजनेस में, जिससे कि हम ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
को कवर करने के लिए। और ये जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ऑपरेटिंग रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई कंपनी जो है अपना परिचालन लागत को कम करने में कितना कुशल है, इफिशिएंट है, ठीक है, और सेम टाइम में वो अपना रेवेन्यू और या सेल को वो जनरेट कर रहा है, जिसमें कि ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टोटल नेट सेल्स को हम कंपेयर करते हैं इसमें। और टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, इसके दो कंपोनेंट होती है, ठीक है। इसमें होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाएंगे लीगल फी, बैंक चार्जेस, सेल मार्केटिंग कॉस्ट, ऑफिस सप्लाई कॉस्ट, सैलरी, वेज, रिपेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड जो हो जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, रेंट ऑफ प्लांट, डायरेक्ट लेबर, रिपेयर कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम इस तरह हम बोल सकते हैं कि हम बिजनेस को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंस इनकर होती है, जो एक्सपेंस बिजनेस फेस करता है, जो एक्सपेंस बिजनेस फेस करता है या इनकर करता है, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए बिजनेस को चाहिए क्या, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम रखे। और क्योंकि अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम रहेगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जिससे कारण वो प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे कि अगर ऑपरेटिंग फॉर एग्जांपल अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो अगर यहाँ ज़्यादा रहेंगे और नेट सेल्स कम रहेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा निगेटिव रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो फेवरेबल नहीं रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। इसलिए जितना ऑपरेटिंग रेशियो कम रहेगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। Which one of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? An expenditure intend to benefit current year is revenue expenditure, ये सही है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका हम बेनिफिट जो है एक साल के अंदर ही आती है, मैक्सिमम 1 ईयर ही होती है, ये सही है। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी सही है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा ये एक साल से ज़्यादा होगा, ये भी है। और वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिटेड टू वेज अकाउंट, ठीक है। अगर हम न्यू मशीन होंगे, अगर उसमें हम कोई कॉस्ट होंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने में जो कॉस्ट होंगे वो कह रहा है वेज अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, अगर हम उसको डेबिट किए, अगर हम कोई एक्सपेंस इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया या हम कोई वेज दिए हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो जाएंगे टू कैश हो जाएंगे, या टू बैंक होंगे, या टू क्रेडिटर होंगे, तो ये गलत होंगे, ऑप्शन नंबर सी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, ये सही है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो एक साल के अंदर ही होते हैं उसका बेनिफिट, ठीक है, 1 ईयर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है वो 1 ईयर से ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में हम इसका हम एक कंपेयर कर लेते हैं टेबल चार्ट से, और जिससे कि हम अच्छी तरह हम जान पाए। वो एक्सपेंस जो हम किसी फिक्स एसेट्स को एक्विजिशन यानी परचेज करने में जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा फिक्स एसेट्स का वो एक साल से ज़्यादा होगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर उसको मेंटेनेंस वर्क में जो एक्सपेंस कवर होंगे वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे, ठीक है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है ये बिजनेस का, ठीक है, और ये मेंटेन करता है, और ये इसका जो बेनिफिट होगा ये सालों साल होंगे, वो बहुत सालों तक के लिए रहेंगे, और ये सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही इसका बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज ए एसेट, ठीक है, और इसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में शो करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और हम डेबिट साइड शो करेंगे, ठीक है। और ये हमारा नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, और ये रेकरिंग नेचर होता है क्योंकि बार बार
मतलब मेंटेनेंस वर्क जैसे होते हैं बहुत सारे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये जैसे एग्जांपल आएंगे एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग प्लांट, ये सारे इसका बेनिफिट जो है 1 साल से ज़्यादा होंगे, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, कैरेज हो गया, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, क्योंकि ये हर वन अकाउंटिंग। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट में पूछे गए थे, और टोटल मैं 1000 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे यूजीसी नेट के। जो इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।